મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? મજામાં? मोटा भाई, आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को मैं वन शॉट में कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो मैं इस टॉपिक को कई पार्ट्स में कवर करूँगा। तो ये उसका पार्ट 1 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ मोटा भाई कि मैं इस टॉपिक को सिंगल पार्ट में कवर नहीं कर सकता, तो मैं इसे कई पार्ट्स में कवर करूँगा। तो ये उसका पार्ट 1 है। मोटा भाई, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड का हिंदी में मतलब होता है कि एक ऐसा एक्ट जो कि जानबूझ के किया जाए। हिस्ट्री विटनेस है कि इंडिया में एक के बाद एक के बाद एक फ्रॉड हुए। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, फिर चाहे वो दीवान हाउसिंग हो, चाहे वो पीएमसी बैंक हो, चाहे वो यस बैंक हो, और ऐसे अनेकों फ्रॉड हुए इंडिया में, अनेकों। लेकिन एक चीज जो कि सबसे यूनिक रही इन सारे फ्रॉड्स में, वो ये कि भारत की मीडिया ने किसी भी फ्रॉड की एनालिसिस कभी भी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, फिर चाहे वो दीवान हाउसिंग हो, या वो यस बैंक हो। रादर इन सभी फ्रॉड्स को पूरी ताकत के साथ छुपाने की कोशिश की गई ताकि इन फ्रॉड्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम कभी भी सामने ना आए। अब जैसे कि आप रीसेंट फ्रॉड को ही देख लो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन किसी बाबा के टच में थी जो कि हिमालय का बाबा था। आपको क्या लगता है मोटा भाई कि हम सारे सी हैं? हम ये मान लेंगे कि वो किसी हिमालय के बाबा के टच में थी? बॉलीवुड में अनेकों मूवीज बनी हैं, अनेकों मूवीज बनी हैं जब पुलिस ने मेन बंदे को छोड़कर किसी और को पकड़ लिया और मेन बंदा बाहर घूम रहा है और जिसको पकड़ लिया वो सच्चा है। ऐसी अनेकों मूवीज बनी है बॉलीवुड में, और भारत के रेगुलेटर को लगता है कि एटलीस्ट मैं इस बात को मान जाऊंगा कि वो किसी बाबा के टच में थी। अभी तक इस चीज को पब्लिक में आए हुए अराउंड 6 से 7 दिन हो गए। इन 6 से 7 दिनों में आपने एक भी मीडिया चैनल को देखा जिसने इस बात को हाईलाइट किया हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और उस पे एक बुक भी छपी है कि कैसे इस एक्सचेंज को पिछले कुछ सालों में अनड्यू अप्रूवल्स दिए गए, वो भी रेगुलेटर के द्वारा, रेगुलेटर्स के द्वारा। इस पे एक बुक भी छपी है और मैं वो बुक पढ़ रहा हूं आजकल। आपको पता है मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो अगर रेगुलेटर्स ये सोचते हैं कि वो सारा ब्लेम एनएससी की चेयरमैन पे डाल के बच जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने भी किए हैं। एनीवेज, भारत के 99% इन्वेस्टर अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो बाबा कौन था, जबकि मेरे हिसाब से वो बाबा नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, या उसके द्वारा कुछ लोगों का मार्केट में इंटरेस्ट होगा। अब समझने वाली बात मोटा भाई ये है
कि जिस देश में एनएससी का चेयरमैन ही बिक जाए, राइट, तो उस देश में किसी भी संस्थान या इंस्टीट्यूशन पे कोई क्या ट्रस्ट करे। आरबीआई के रहते पिछले 8 सालों में 11 लाख करोड़ का चूना लग गया। यानी कि बैंकों ने पिछले 8 सालों में 11 लाख करोड़ का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट राइट ऑफ कर दिया। 11 लाख करोड़, जिसकी डॉलर वैल्यू बनती है 146 टू 150 बिलियन। 146 टू 150 बिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ मोटा भाई? यानी कि भारत की जीडीपी का 5%, यानी पिछले 8 सालों में भारत की जीडीपी का 5% नॉन परफॉर्मिंग असेट है। और ये डेटा आरबीआई का है, और मैंने आज तक आरबीआई के डेटा पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि आरबीआई को खुद ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। जैसे कि नॉन डिलीवरेबल मार्केट पे आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी का क्या हुआ ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। हजारों करोड़ रुपए का डिविडेंड आरबीआई हर साल सरकार को दे देती है, और वो डिविडेंड का एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या होता है ये भी किसी को नहीं पता। और 10 चीजें जो मैं आरबीआई की आपको गिनवा सकता हूं। इनके मास्टर सर्कुलर्स में इतनी गलतियां हैं मोटा भाई, इतनी गलतियां हैं कि गलतियां निकालते निकालते आप थक जाओगे। आपके बाल सफेद हो जाएंगे लेकिन गलतियां कम नहीं होंगी। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि इनके मास्टर सर्कुलर एक्चुअली बनाता कौन है और पास कौन करता है। एनीवेज, तो ये हाल है भारत की संस्थाओं का। आपको पता है ये हाल क्यों है मोटा भाई? ये हाल इसलिए है कि इन संस्थाओं में जो चुनिंदा लोग होते हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है ये आपको पता है। मैं कई बार इन संस्थाओं के द्वारा कई मीटिंग्स में गया हूं जब मैं इंडिया में आता था, और इन मीटिंग्स में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि होता क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से 3 साल पहले मैं एक मीटिंग में गया था जो कि आईआईसीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कि आप अगर आगे जयपुर साइड में जाओगे वहां पे एक भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, उसने ऑर्गेनाइज करी थी। और उस मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और ऐसे कई जाने माने लोग आए थे। मैं भी उस मीटिंग में था। उस मीटिंग का एजेंडा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे हम लोग वैल्यूएशन का जो कोर्स लॉन्च करना है उसका क्या सिस्टम होगा। गॉड इज काइंड, मैं हर मीटिंग में सबसे यंग आदमी होता हूं। मैंने अपने व्यूज रखे। पहले बात तो मेरे को व्यूज रखने का मौका ही नहीं मिला। जो ऊपर के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने व्यूज रखे। आपको जान के ये हैरानी होगी कि एक लेवल ऐसा आया जब मैंने वो मीटिंग क्विट कर दी। और आज, लेकिन मैंने क्विट करने से पहले बोला सबको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कि इस मीटिंग का कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आज भारत सरकार की पार्लियामेंट की कमेटी, भारत सरकार की पार्लियामेंट की कमेटी इस बात को मानती है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक वर्थलेस एफर्ट था। यानी कि उसने कुछ लेने की बजाय उसने कुछ देने की बजाय बहुत कुछ ले लिया। यानी वो एक हिसाब से कामयाब नहीं हुआ। और ये रिपोर्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये बेसिकली रिपोर्ट है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी।
लेकिन हमने कभी भी इसको जानने की कोशिश नहीं करी। जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का वैल्यूएशन का पेपर लॉन्च हुआ, हजारों लोगों ने, फिर चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया हो, हजारों लोगों ने इसके पेपर्स दिए। करोड़ों रुपए की फीस इकट्ठी की गई, करोड़ों रुपए की फीस इकट्ठी की गई। कितने लोगों ने पेपर दिए सिर्फ ये सोच के कि उनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपी का ठप्पा मिलेगा और वो उस ठप्पे के थ्रू काम लेंगे भारत की मार्केट में, और कितनों को काम मिला ये अपने में सवाल है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एक समय पे ट्रेनर था। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऐसी ऐसी बातें मुझे पता चलती हैं जो कभी भी पब्लिक में नहीं आएंगी, कभी भी पब्लिक में नहीं आएंगी। तो मोटा भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम उस सिस्टम में जी रहे हैं, हम उस एक बिलीफ में जी रहे हैं कि कभी कुछ होगा। जैसे कि एक बंदा हर साल 10वीं फेल हो जाता है, कोशिश करता है 10वीं फेल हो जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर फेल हो जाता है, ये सोच के कि वो कभी 10वीं पास करेगा, लेकिन वो कभी पास नहीं कर पाता। रीजन बीइंग, वो कोशिश गलत डायरेक्शन में कर रहा है, तो वो पास कैसे करेगा? तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि जो संस्थान भारत के बने हैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो खुद ही नॉन नॉलेजेबल हैं। और अगर वो खुद ही नॉन नॉलेजेबल है तो वो आपको क्या प्रोटेक्ट करेंगे? जैसे कि मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। दुबई की सरकार क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एक बूस्ट दे रही है। बूस्ट बूस्ट का मतलब होता है बहुत प्रोत्साहन दे रही है। वो अपनी दुबई की, मतलब जो उनकी मार्केट है, उसको एक क्रिप्टो का लीडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। और दुबई की सरकार एक विजनरी सरकार है। विजनरी सरकार होती है जो कि 10 साल आगे सोचती है, और हम 10 साल पीछे सोचते हैं। और भारत में क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगा दिया गया, और अभी तक एक भी रेगुलेटरी संस्थान ने अपनी क्रिप्टो पे नॉलेज शेयर नहीं करी। आरबीआई का गवर्नर हर चौथे दिन आके ये बोल देता है कि क्रिप्टो में ये है, क्रिप्टो में वो है। आरबीआई की गवर्नर में अगर दम होता तो वो यूट्यूब पे आके सबसे पहले अपनी नॉलेज शेयर करता। किसी चीज को क्रिटिसाइज करना कभी गलत नहीं होता मोटा भाई, लेकिन क्रिटिसाइज वो करे जो नॉलेजेबल हो। अब सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी अगर डीबीएस बैंक को प्रमोट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जिसे बैंकिंग का बी भी नहीं आता, जो राज्यसभा में सांसद होने के बाद कभी समय पे नहीं पहुंचा, वो आदमी इस देश में बैंक को प्रमोट कर रहा है। अमिताभ बच्चन साहब का अगर बस चले तो वो नासा के रॉकेट को भी प्रमोट कर दे, बस वही बच गया उनके लिए। और हो सकता है कि एक समय वो नासा के भी ब्रांड एंडोर्सर बन जाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब जब पैदा हुए थे तो वो बैंकिंग के भी एक्सपर्ट थे, वो क्रिप्टो के भी एक्सपर्ट थे, वो खाने पीने के भी एक्सपर्ट थे, वो स्कूटी के भी एक्सपर्ट थे, वो पेप्सी के भी एक्सपर्ट थे, वो सभी के एक्सपर्ट थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो ऊपर की जो हमारे संस्थान बैठे हैं और इन संस्थानों से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो पर्सनैलिटीज हैं, ये सभी एक क्लोज्ड फ्रेमवर्क में काम करते हैं।
सभी। ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अब आपसे मुलाकात होगी मोटा भाई पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बोलूंगा मोटा भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी संस्थान के द्वारा दी गई कोई भी स्टेटमेंट पे विश्वास कर लेते हैं। कोई भी। एक सलमान खान साहब की पिक्चर आई थी, गर्व, गर्व प्राइड एंड ऑनर, ऐसे सलमान खान साहब की पिक्चर आई थी बहुत साल पहले। उसमें यह दिखाया गया है कि सलमान खान और जो उनकी टीम होती है पुलिस की, वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं। दे आर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मतलब कि वो बड़े बड़े लोगों जो भी होते हैं उनका एनकाउंटर के जो भी वो होता है। और एक लेवल उसमें यह दिखाया गया है कि उस स्टेट का जो पुलिस कमिश्नर है वो किस रीजन से, वो मूवी में दिखाया गया है, सलमान खान और उनकी जो टीम है जो कि ऑनेस्ट टीम है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, ईमानदारी से, उनके बारे में झूठ बोल देता है। अब मीडिया को क्या लगेगा कि पुलिस कमिश्नर अपने टीम के बारे में यह बोल रहा है कि वो बेईमान है, तो मीडिया को लगेगा मतलब वो बेईमान होंगे। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है कि पुलिस कमिश्नर खुद बेईमान है। इसी तरीके से इन संस्थानों के द्वारा दी गई कोई भी स्टेटमेंट को सिर्फ सुने, इसका यूज करें कि क्या ये चीज ठीक होगी, क्या ये बंदा ठीक बोल रहा है। अगर ये संस्थान इतने ही इफिशिएंट होते, इतने ही अच्छे तरीके से काम करते, तो दीवान हाउसिंग होता, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होता, बताइए, यस बैंक होता, लक्ष्मी विलास बैंक होता, पीएमसी बैंक होता, 11 लाख करोड़ के एनपीए राइट ऑफ होते, लाखों करोड़ का बैंक फ्रॉड हर साल होता, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपने मनमाने तरीके से क्रेडिट रेटिंग देती, बिग फोर, केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई जो पूरी दुनिया में स्कैंडल पे स्कैंडल कर रहे हैं, क्या वो इंडिया में जी पाते? क्या क्रेडिट स्विस जैसी बैंक जिसने आज $81 मिलियन का फाइन पे किया और एक हफ्ते पहले 450 समथिंग मिलियन का फाइन पे किया, क्या वो इंडिया में एक ब्रोकरेज फर्म होती? और ऐसे कई एग्जांपल। अगर ये रेगुलेटरी संस्थान इतने इफिशिएंट होते, इतने ईमानदार होते, इतने सच्चे होते, तो क्या ये सब होता? नहीं होता। लेकिन ये सब हो रहा है। क्रेडिट स्विस ने आज 81 मिलियन का फाइन पे किया। भारत के रेगुलेटर को छोड़ के पूरी दुनिया को यह बात पता है। तो एक दिमाग लगाने वाली चीज है जो उस प्रभु ने दिया है, वो ये कि क्या हम ये सारी चीजें जानते हुए इन रेगुलेटरी संस्थान पे विश्वास करें? सॉरी मोटा भाई, आप शायद कर लीजिए, मैं नहीं करूंगा। पार्ट 2 में आपसे मिलता हूं बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। सब ठीक है मोटा भाई? बिल्कुल घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, मैं आपके साथ हूं, बस घबराना नहीं।